आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 13 पार्ट 1, जैसा कि लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो चैप्टर 13 का हमारा नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हिंदी हो गई इसकी क्या? सीधा और प्रतिलोम अनुपात के बजाय हम इसे कहेंगे समानुपात। अनुपात, सम जमा अनुपात हिंदी का शब्द हो गया ये। सम जमा में अनुपात, संस्कृत वाले सर ने आपको संधि पढ़ाई है ना, तो ये बन गया समानुपात। ये वर्ड जो है अनुपात के बजाय प्रतिलोम, समानुपात ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब समानुपात क्या होता है, पहले ये समानुपात समझिए कि होता क्या है। समानुपात प्रपोर्शन, प्रपोर्शन की हिंदी क्या है? समानुपात। तो ये समानुपात होता क्या है, अब पहले हम इसको समझते हैं, फिर जरा सवाल करेंगे। क्योंकि आपको चिंता सवालों की ज़्यादा रहती है कि एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चन है, तो 13.1 पे आने से पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी सीधा अनुपात। जैसे मान लिया आप दुकानदार से एक पेंसिल लाए, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल। अब मान लिया एक जो पेंसिल ली आपने, उसकी कीमत उसको लेता है कितनी? 1.5 रुपया लेता है, 1 रुपये 50 पैसे लेता है। और 2 ली तो कितनी लेगा? 3 रुपये लेगा। और 4 ली तो कितनी लेगा? 4 ली तो वो क्या रुपये लेगा? 6 रुपये लेगा। तो अब ये जैसे जैसे हमारी पेंसिल बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, ठीक है कि नहीं, और उसी अनुपात में बढ़ रही है, उसी रेशियो में बढ़ रही है। तो हम कहेंगे क्या कि नंबर ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी पेंसिल की संख्या और पेंसिल की कीमत दोनों कैसी हैं? दोनों समानुपाती हैं, दोनों के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं? ऐसे ही हम कहें कि भाई बैंक में हमने पैसे जमा किए, बैंक में क्या किए? हमने पैसे जमा किए और उस पर क्या मिली? ब्याज मिली। मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, मनी डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है, फॉर मान लिया किसी निश्चित अवधि के लिए, और इंटरेस्ट ब्याज है, उस पर ब्याज 1 वर्ष का, फॉर 1 ईयर। मान लिया किसी ने 100 रुपये जमा किए, तो उसको साल भर में ब्याज के मिले 5 रुपये। तो 500 रुपये जमा करे उसने, तो उसको मिल गए 25 रुपये। और 1000 किए तो क्या मिल गए उसको? 50 मिल गए। तो अब ये दोनों चीज़ें कौन कौन? मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 1 ईयर एंड इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी जमा किया गया धन और ब्याज, इन दोनों में कैसा है, क्या चीज़ है? इनमें है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी ये दोनों समानुपाती हैं। अच्छा, अब जरा इनवर्स प्रोपोर्शन की बात समझ लीजिए। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन ऐसे होता है कि आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन, मान लिया कोई काम था, ठीक है, मान लिया आपको एक दीवार चिननी थी, और दीवार पे आपने ये नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, और डेज टू कंप्लीट वॉल, अगर आपने 10 मजदूर लगाए तो दीवार मान लिया 10 दिन में पूरी होती है। तो 20 मजदूर लगाए आपने तो दीवार क्या दिन में पूरी हो गई? 5 दिन में। और अगर आपने 40 मजदूर लगा दिए तो दीवार पूरी हो गई कितने में? 2.5 डेज में। तो अब इन दोनों के बीच में कैसा अनुपात हुआ? भाई रेशियो तो है कि भाई 10 मजदूर लगाए 10 दिन में ख़त्म हुई, 20 मजदूर लगाए 5 दिन में ख़त्म हुई, 40 मजदूर लगाए तो 2.5 दिन में ही दीवार चल गई। एक निश्चित दीवार गया, ये कहोगे एक गड्ढा खोदना था और गड्ढे से मिट्टी बाहर निकालनी थी, मजदूर लगाने थे, तो यानी काम और समय, तो ये वर्क के में नंबर ऑफ
काम करने वालों की संख्या और काम को पूरा होने वाले में लगा समय, इन दोनों में कैसा अनुपात हुआ ये आप देख रहे हो। ज्यों ज्यों मजदूर बढ़ते गए काम की जो पूरा होने की समय है वो घटता गया। यानी मजदूरों की संख्या और काम पूरा होने में लगा समय, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनमें क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनमें कैसा अनुपात है, इनमें प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम समानुपाती है, प्रतिलोम यानी इनवर्स। अच्छा जी, ऐसे ही अगर हम सोचें कि मान लिया हमारे पास 300 सैनिकों के लिए, सैनिकों की संख्या, नंबर ऑफ 300 सैनिकों के लिए खाने के दिन, खाने पर्याप्त खाने के दिन, खाने के दिन, पर्याप्त भोजन। मान लिया 300 सैनिक हैं और उनके लिए हमारे पास 10 दिन का भोजन है। अब अगर सैनिक रह गए 150, तो वो कितने दिन में खा पाएंगे इस खाने को, 20 दिन में खा पाएंगे उतने ही खाने को, जो गेहूँ है, आटा है हमारे पास। मान लिया 300 सैनिकों, इतना आटा है जितना गुजारा 300 सैनिक का 10 दिन के लिए हो जाए। और अगर सैनिक चले गए तो कितने रह गए, 150 रह गए मान लिया, तो कितने दिन में खा पाएंगे उसी आटे को, 20 दिन में खा पाएंगे। और अगर 100 रह जाते तो क्या होगा, 9 जो है उसको वो, अगर 100 रह जाएंगे तो 3 गुना यानी 10 दिया, 30 दिन में खा पाएंगे। तो यानी यहाँ पे जो संख्या है सैनिकों की और उनके लिए पर्याप्त भोजन, यानी ज्यों ज्यों संख्या घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो इनमें भी दोनों में कैसा अनुपात हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनमें भी कैसा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, अब एक बात और समझिए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन यानी सीधा और प्रतिलोम समानुपात आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है तब भी उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, या एक चीज बढ़ रही है और दूसरी घट रही है तब भी उनमें इनवर्स प्रोपोर्शन हो। ये तभी होगा कि अगर इनका अनुपात समान है, अगर इन दोनों का रेशियो, जैसे 300/10 कितना आया, 30, 150, 10/300 कितना आया, 1/3। अब इसमें क्या है, जो रेशियो है वो सेम रहेगा भाई। 300 गुणा 10 कितना, 3000, 150 गुणा 20 3000, 100 गुणा 30 3000। तो रेशियो सेम रहना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इनमें क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर हुई बात। तो इसी तरह से अब ये जरूरी नहीं कि एक चीज बढ़े या घटे तो उसके अंदर क्या हो कि डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन हो ही हो, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। ठीक है कि नहीं। अगर रेशियो सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई इनके अंदर क्या है, रेशियो सेम नहीं है। अब जैसे ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 का ये क्वेश्चन है हमारे पास, 13.1 का पहला क्वेश्चन। फॉलोइंग आर दी कार पार्किंग चार्ज नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। अब यहाँ पे आवर दे रखे हैं और उसका क्या दे रखा है, पार्किंग का चार्ज दे रखा है। फिर पूछा है कि चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्या इनमें पार्किंग चार्ज और पार्किंग टाइम में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो किस तरह से हमें दे रखा है, हमें दे रखा है भाई, ये दे रखा है कि पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्ज, दो चीजें दे रखी हैं कि नहीं। पार्किंग चार्ज हिंदी क्या हो गई इसकी, पार्किंग का समय, और चार्ज यानी पार्किंग का मूल्य, ऐसे हो गई कि नहीं। अब ये दोनों दे रखे हैं, जैसे कि पार्किंग टाइम अगर 4 घंटे है तो पैसा लगता है कितना, 60 रुपये। अगर पार्किंग का टाइम 8 घंटे है तो लगते हैं 100 रुपये। और अगर 12 घंटे है तो 12 घंटे के लगते हैं 140 रुपये। और अगर 24 घंटे है
तो उसके 180 रुपये लगते हैं। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें यानी इसका अनुपात निकालें तो रेशियो निकालें तो कितना आया है 4/60 यानी कि 4 से 1 गया और ये 15, तो 1/15 हो गया फ्रैक्शन। 8/100 का करें तो 4 दूनी 8 और 4 से कट गया ये 25, तो कितना हो गया 2/25 और 12/140 काटा, कितना कटा 4 तिया 120 और 4 से कट गया ये कितना 4 से कट गया 35, 3/35 आया। और 24/180 इसका रेशियो निकाला तो कितना आ गया 12 का जा रहा है 12 दूनी 24 और 12 एकन 12 12 पंजे 60, 2/15 फ्रैक्शन निकाल दिए। अब ये भिन्न कितनी आई यहाँ 1/15, यहाँ कितना आया 2/25, 3/35, 2/15, ये सब अलग अलग है। ये भिन्न जो है सभी अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है प्रोपोर्शन में नहीं है। चेक द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम है, तो पार्किंग चार्ज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पार्किंग चार्ज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्किंग टाइम। भाई बढ़ तो रहा है लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फ्रैक्शन आ रहा है ये समान नहीं आ रहा है। अगर समान आ रहा होता तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता। क्लियर हो गई बात? नहीं। अब इसी तरह से अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट्स is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base। भाई इसमें क्या हो रहा है, रेड पिगमेंट में 8 पार्ट बेस का मिलाया जा रहा है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो बताइए इसमें कितने पार्ट बेस के मिलाए जाने चाहिए जिससे कि रेशियो सेम रहे। बिल्कुल आसान। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये सवाल हमारा ऐसे हो गया जो से हमें एक फ्रैक्शन बराबर हो और उसको जैसे हमें 1/2 लिखें और इधर हम 2 कितने लिखते हैं 2/4, क्योंकि 2/4 कट के कितना आ जाएगा 1/2 या 1 कहोगे। इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, इसे भी हमने 2 से गुणा कर दिया, 2/4 आ गया। और 1/2 के अगर अंश और हर को हमने 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया ये 3/12। बिल्कुल इसी तरह से हम हमको इसको दूसरे सवाल को पूरा करना है। क्या क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और दूसरी चीज हमें दे रखी है पार्ट ऑफ बेस, पार्ट्स ऑफ बेस सेम रेशियो में रहने चाहिए। अब इसने कहा ये अगर 1/8 है तो यहां अगर हम लगाएं, अगला दे रखा है 4 कितना आएगा, तो बिल्कुल आसान। भाई 1 में क्या क्या गुणा कर दिया हमने 4 का, 8 में 4 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 8 चौके 32 आ जाएगा कि नहीं। खाली जगह में क्या आ गया आपका 32। फिर दे रखा है यहाँ 7 और यहाँ खाली जगह दे रखी है। तो अब 1 को गुणा करोगे कैसे 7 से, तो 8 को गुणा करा 7 से कितना आ गया 8 7 56। ऐसे ही यहाँ 12 लिख रहा है तो रेशियो बराबर करने के लिए 12 गुणा 1 और 8 गुणा 12 कितना हो गया 12 8 96, सबको याद होगा पहाड़ा। ऐसे ही यहाँ 20 है तो 20 का कितना हो जाएगा 20 गुना हो गया 1 का 20, 1 के 20 हो गए तो 8 के कितने हो गए रेशियो, 8 को 20 से गुणा कर दिया, 20 गुणा 8 कितना हो गया 20 गुणा 8 हो गया 160, ये 160 भर दिया हमने इसमें। बहुत आसान सा सवाल। अब इसी तरह से हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, कि अगर बेस का 75 ml चाहिए, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml बेस।
सवाल वही है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क कर दिया हमें। दे क्या रखा है, यानी पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। और दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, पार्ट्स ऑफ बेस। ये कह रहा है रेशियो यही है, यानी कौन सा रेशियो क्या है कि अगर 1 ये तो 8 ये, ठीक है, 1:8 है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर हमें 1800 ml बेस है हमारे पास, ये कितना है बेस, 1800 ml है, तो यहाँ इसकी वैल्यू बताओ। बड़ा आसान सा तरीका है भाई। यहाँ ये कह रहा है कि ये खाली जगह है, अब इसमें बताओ क्या आएगा। चलो हमने मान लिया यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि हम 1800 को, देखो हम ये भी कर सकते हैं भाई, 8 का कितना हुआ 1800, यानी कितने गुना हो गया, 1800 को हम 8 से भाग लगा दें। 1800 को 8 से भाग लगाया, कितना आया भाई 1800, 8 का 1800 हुआ है ना, तो भाग लगा दिया हमने, कितने बार गया, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, और बचे 2 0, 8 दूनी 16, बचे 8 पंजे 40 हैं। ऐसे भी कर सकते हैं 225, तो जो 1 का आ गया 225, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये है कि भाई 225 हमें रेड पिगमेंट चाहिएगा। एक तरीका ये है कि मान लिया यहाँ तो ये 1800 लिख रहा है और यहाँ हमें निकालना है कि क्या था, तो हमने मान लिया x, मान लिया क्या निकल दिया, x ले लिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए 1/8 दूसरा तरीका है, 1/8 बराबर x/1800, 1/8 बराबर क्या, x/1800। अब इनका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची का गुणा, तो 8x बराबर 1800, ऐसे हो गया कि नहीं। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 बट्टे में 8, और 8 से ये कट गया, कितना कट गया, वही बात, 1800 को 8 का भाग लग गया, 225 आ गया। तो हम ऐसे करते हैं तो बच्चों को ज़्यादातर ये वाला तरीका ज़्यादा सही लगता है, उनको ज़्यादा आनंद आता है इसमें, है। तो यानी हम लिख देंगे कि 1800 ml बेस will require 225 ml, 1800 ml of base will require कितना, 225 ml of red pigment। हिंदी में क्या लिख देंगे कि 1800 ml बेस को हमें कितना चाहिएगा, 225 ml रेड पिगमेंट चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल क्या कह रहा है भाई, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसमें। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, किताब आपके सामने खुल रही होगी, मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ टैब में से और आप किताब में से पढ़ रहे हो। तो ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोतल इन 6 आवर, हाउ मैनी बोटल्स इट फिल इन 5 आवर्स। क्या अर्थ हुआ इसका कि भाई एक जो मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक भरने वाली, क्या एक सॉफ्ट ड्रिंक को हिंदी में क्या कहते हैं, खूब पीते हो ना सब, सॉफ्ट ड्रिंक खूब पीते हो, सबसे ज़्यादा पसंद है आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीना, तो हिंदी में इसको कहते हैं कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बोल देते हैं से, किसी सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो सीधा सीधा हो गया तरीका, वही कौन सा कि टाइम और नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड, ठीक है, टाइम एंड नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड, दो चीजें दे रखी हैं कि नहीं, नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड, दोनों को हमने लिख दिया कि अगर टाइम है हमारे पास कितना 5 घंटा, वो 6 घंटा 6 आवर, तो बोतल कितनी भरी जाती है भाई, तो बोतल भरी जाती हैं 840, और ये पूछ रहा है कि अगर 5 घंटा हो तो हमने मान लिया कि बोतल भर गई x, 840 बोतल को भरने में 6 घंटे लगते हैं, और फिर कह रहा है कि यदि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी, तो हमने मान लिया कि x बोतल भरेगी। अब वही तरीका कौन सा, 6/840 है, ज़्यादातर बच्चों को यही वाला आसान तरीका लगता है कि डायरेक्ट देयर इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्यों भाई जितना ज़्यादा समय मशीन को चलाओगे उतनी ज़्यादा बोतल भर जाएंगी, तो देयर इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे
सीधा अनुपात है, सीधा समानुपात है, हैं? समय तथा भरी गई बोतल, हिंदी में ऐसे लिख देंगे, समय तथा भरी गई बोतलों की संख्या क्या है? बोतलों की संख्या समानुपात में है, में सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए 6/840 बराबर 5/x, यानी 6x बराबर 5 इंटू में 840, या x बराबर कितना आ गया? 5 गुणा में 840 बट्टे में 6। अब 6 से काट दिया इसको, 6 से कितना कट गया? 14 का पहाड़ा याद है सबको? नहीं, 14 सिक्के 84, 140, यानी x की वैल्यू 700 आ गई। सवाल खत्म हो गया? नहीं, अभी लिखेंगे। इसलिए 5 घंटे में मशीन द्वारा कितनी बोतल भरी जाएंगी? 700 बोतल भरी जाएंगी, यानी नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड इन कितने? 700 आवर्स इन 5 आवर्स इज 700। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लेते हैं जरा क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5। ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? क्या हिंदी हुई भाई इसकी? कि एक बैक्टीरिया क्या होता है? जीवाणु कहते हैं इसे, साइंस वाले सर जी ने आपको बताया होगा। जीवाणुओं से हमें कुछ अच्छे जीवाणु होते हैं, कुछ खराब जीवाणु भी होते हैं। जो खराब जीवाणु हमें रोग पैदा कर देते हैं, और अच्छे जीवाणु जैसे दूध को जो दही में बदल देते हैं, आपने पढ़ा होगा ये सब। तो एक बैक्टीरिया या जीवाणु का फोटोग्राफ, यानी उसका जो हम माइक्रोस्कोप से फोटो खींचते हैं, वो 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दिखाता है। कि अगर हम उसको कितना, एक का 50,000 गुना कर दें तो कितनी दिखा रहा है? वो 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो चित्र बना हुआ है आपका, इस वाले चित्र में इसकी जो लंबाई है वो कितनी दिखा रही है? 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है। ठीक है कि नहीं? इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए? तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, यानी इसकी बढ़ी हुई लंबाई क्या होगी? तो हम कहेंगे कि भाई मैग्नीफिकेशन कितना किया गया है इसमें? चार्ज बैक्टीरिया मैग्नीफिकेशन, यानी कितने गुना हमने उसको मैग्नीफाई किया। और लेंथ शोन, जो लंबाई ये शो कर रहा है। तो अगर मैग्नीफिकेशन हमने किया 50,000 गुना, 50,000 गुना, यानी आवर्धन जो किया हमने 50,000 गुना किया, तो उसने कितना दिखाया? 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दिखाई बैक्टीरिया की? 5 सेंटीमीटर। अगर हम केवल 20,000 गुना उसको बढ़ाएं तो इसकी लेंथ मान लिया हमारी शो कर रहा है ये 8 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों में क्या होगा? डायरेक्ट रेशियो होगा। तो देयर इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों में सीधा अनुपात है, मैग्नीफिकेशन में और लेंथ में, बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड क्या? लेंथ। हिंदी में हम क्या लिख देंगे कि प्रदर्शित लंबाई तथा आवर्धन में, प्रदर्शित
लंबाई, लेंथ शोन को हम क्या लिखेंगे, प्रदर्शित लंबाई, और मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, आवर्धन। तथा आवर्धन में कैसा अनुपात है, सीधा समानुपात है। ठीक है, तो इसलिए 50,000 बट्टे में 5 बराबर 20,000 बट्टे में x। अब ये कट गया कितना, 5 से कट गया 10,000, और x गुणा में 10,000 बराबर 20,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20,000 बट्टे में 10,000। x बराबर कितना आ गया, 20,000 बट्टे में 10,000, यानी कट गए तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी आवर्धन यदि 20,000 हो, यदि 20,000 गुना हो, तो जीवाणु की लंबाई कितनी दिखाई देगी, जीवाणु की लंबाई 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित होगी। क्लियर हो गई बात, नहीं, आसान सा सवाल। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छठा क्वेश्चन, इन ए मॉडल ऑफ शिप, यानी जहाज का कोई मॉडल है, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of ship is 28 meter, how long is the model ship? क्या अर्थ हुआ इसका, कि एक जहाज का हम मॉडल बनाते हैं और उसका जो मास्ट है, यानी मस्तूल, हिंदी में से मास्ट को कहते हैं मस्तूल, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का जो मस्तूल है वो 12 मीटर ऊंचा है, जो असली का जहाज है। तो अब जब हम मॉडल बनाते हैं तो चीज़ों को उसी रेशियो में रखते हैं कि नहीं, उसी समानुपात में रखते हैं कि नहीं। तो यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी, यानी उसका जो मॉडल है उसकी लंबाई कितनी होगी। क्लियर। तो क्या है, एक जहाज है, उसका जो मस्तूल है, मास्ट यानी ऊपरी हिस्सा, वो 9 सेंटीमीटर है, और जो वास्तविक जहाज का है तो मॉडल में तो 9 सेंटीमीटर और वास्तव में वो कितना है, 12 मीटर। और जहाज की लंबाई अगर 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई कितनी होगी। क्लियर। चलो करते हैं जरा छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या अर्थ हुआ इसका, लेंथ इन मॉडल, दो चीजें हो गई कि नहीं भाई, मॉडल में और लेंथ इन एक्चुअल, वास्तव में। ठीक है, अब यहां पे हमें दे रखा है कि जहाज के मॉडल का मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। जो मस्तूल है, मस्तूल यानी मास्ट, तो 9 सेंटीमीटर है मास्ट। तो एक्चुअल में उसकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। और आगे बात पूछता है कि यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, यहाँ एक्चुअल लेंथ जहाज की कितनी है, 28 मीटर, तो ये पूछ रहा है कि भाई ये कितनी लेंथ इन मॉडल कितनी होगी, जहाज के जो मॉडल की लंबाई है वो कितनी होगी, हमने एक्स मान ली। लेट लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ शिप, यानी जहाज के मॉडल की लंबाई एक्स मान ली। ठीक है, ये है मास्ट और ये हो गया शिप एक्चुअल। तो देयर इज, क्या है दोनों में, देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे,
कि दोनों में सीधा समानुपात है। दोनों में क्या है? सीधा समानुपात है। तो इसलिए 9/12 बराबर क्या हो गया? h/28। और फिर हम क्या कर देते हैं इसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 9 गुणा में 28 बराबर 12 गुणा में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 × 28 अपॉन में 12। अब काटो जरा इसे। 4 से 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 21 आ गया। तो यानी जो शिप का मॉडल है उसकी लंबाई कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर। इसलिए लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ शिप इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी जहाज के मॉडल की लंबाई क्या होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? ऐसे ही अब जरा इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, 7वां सवाल कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर एंड 1.2 kg शुगर? क्या पूछ रहा है कि अगर 2 किलो चीनी में है, 2 किलो चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल हैं, तो बताइए 5 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे? क्लियर? तो यानी यहां पे हमें दो चीजें हो गई, क्या क्या? 7वें क्वेश्चन में वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर और नंबर ऑफ क्रिस्टल। दो चीजें हो गई कि नहीं हमारे पास? हिंदी में क्या लिख देंगे? चीनी का भार, चीनी का भार। हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ जाओगे, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना अंग्रेजी में ना हिंदी में, दोनों भाषाएं आपको आनी चाहिए। अब वो जमाना बदल गया है जब आप कहते थे कि नहीं हम तो हिंदी पढ़ेंगे, हैं? अब हिंदी हमारी भारत की भाषा है इसलिए ज़रूरी है, और अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसलिए ज़रूरी है। नंबर ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल को हिंदी में कहते हैं हम क्रिस्टल की हिंदी क्रिस्टल ही होती है, तो क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल की संख्या कैसे कैसे दे रखी है भाई? 2 किलो, और 2 किलो चीनी में क्रिस्टल हैं 9 × 10⁶। अब ये कहता है कि भाई बताइए, पहला सवाल है 5 किलो में कितने होंगे? 5 किलो में हमने मान लिया x क्रिस्टल है, और दूसरा पूछ रहा है कि 1.2 kg में, 1.2 kg में कितने होंगे? हमने मान लिए y। ठीक है, दोनों एक साथ निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल। तो रेशियो बराबर होगा भाई, जितने ज़्यादा चीनी का वजन उतने ज़्यादा क्रिस्टल की संख्या। तो वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर and number of crystals and number of crystals are in direct proportion। दोनों में कैसा अनुपात है? सीधा समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दोनों में सीधा समानुपात है। हिंदी हो गई कि चीनी के भार तथा किसमें? क्रिस्टल की संख्या में, क्रिस्टल की संख्या में सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। तो इसलिए 2 में 9 × 10⁶ बराबर 5 में x और बराबर 1/2 में y। अब x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। अब पहले इससे हमने हल कर दिया, तो 2x बराबर 5 × 9 × 10⁶ ये हो गया।
तो x आ गया, 2 से भाग लग गया, 5 निम्बे 45 गुणा 10 की 6 बट्टे में 2 यानी 22.5 गुणा 10 की पावर 6। और आपने पावर नोटेशन में क्या सीखा था कि जो पॉइंट आता है, पॉइंट कहाँ आता है, पहले स्थान के बाद। तो ये हो गया 2.25 इंटू में 10 की पावर 6। इसलिए नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर बराबर आ गया 2.25 गुणा 10 की घात 6। अब y की वैल्यू निकालें तो वो कैसे हो गई, 2 बट्टे में 9 गुणा में 10 की 6 बराबर 1.2 बट्टे में y। तो यानी 2y बराबर 1.2 को 9 से गुणा हो गया तो कितना हो गया, 1.08 गुणा में 10 की 6। यानी y की वैल्यू आ गई, भाग लगा दिया इसको, 1.08 गुणा 10 की 6 बट्टे में 2 यानी 0.54 गुणा 10 की 6। अब पॉइंट जाएगा यहाँ पहले स्थान के बाद जाएगा तो यहाँ से कम हो जाएगा एक, क्या लिखा जाएगा, 5.4 गुणा 10 की पावर 5। यानी 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल की संख्या कितनी लिखी जाएगी, बराबर 5.4 गुणा 10 की पावर, ये हो गई थी 2.25 10 की 7, ये हो गई 5.4 गुणा में 10 की पावर 5। तो ये पावर नोटेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये 22.5 गुणा 10 की घात 6 दशमलव को एक प्लेस इधर को लाए तो ये क्या हो गया, 2.25 गुणा में 10 की घात 7 बन जाएगी, ठीक है। एक पावर बढ़ जाएगी ना एक इधर लाने से, ऐसे समझ लो 22.5 गुणा 10 की पावर 6 को लिखेंगे हम 2.25 गुणा 10 की पावर 7। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट एक प्लेस इधर चला गया तो पावर 1 बढ़ गई। और इसमें 5.4 गुणा 10 की ये था 0.54 गुणा 10 की पावर 6, क्या बन गया ये 5.4 गुणा 10 की पावर 5। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। धन्यवाद।